जीवन में सत्य बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सत्य ही वो जरिया है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति पर विश्वास कर पाते हैं। सत्य दरअसल वो कारण है जिसके द्वारा इस संसार में मानवता बची हुई है। बिल्कुल अमृता, सत्य हमेशा अपरिवर्तनशील होता है, जबकि झूठ परिस्थिति या समय के अनुसार बदलता रहता है। सत्य भले ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी गलत नहीं हो सकता, जबकि झूठ मीठा तो बहुत हो सकता है, लेकिन कभी भी सही नहीं हो सकता। और यही कारण है कि समाज में हमेशा सत्य यानी कि सच बोलने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा ही उदाहरण है जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। प्रतिबिंब। जी हाँ, यही कारण है कि राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी पहले सत्यवादी लगाया जाता है और किसी भी ईमानदार की तुलना राजा हरिश्चंद्र के साथ की जाती है। असत्य बोलने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका नाम महान लोगों में शुमार हो। कुल मिला के जो सत्य है वही इंसान का असली मूल स्वभाव है, रूप है, और उसी रूप में उसे पहचाना और जाना जाता है। जी हाँ, झूठ का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को हमेशा झूठ के पकड़े जाने का भय होता है। सत्यवादी व्यक्ति हमेशा निडर रहता है, तो सदा सत्य बोले और जीवन में निर्भीक बने रहे। हेलो इंडिया, मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूँ अमृता चौरसिया। और प्रतिबिंब, शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट्स से। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर भी होगी निगाह। और इसके साथ ही बात करेंगे आज की गतिविधियों पर, बताएंगे आज क्या कुछ है खास कार्यक्रम। और आज हम आपको मिलवाएंगे एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर चंद्रशेखर शर्मा से, जिन्होंने अपने ग्रीन हाउस में 400 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए हैं। और इसके साथ ही हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास क्या कहता है। और बहुत कुछ होगा आज हेलो इंडिया में खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज के समाचारों से। सबसे पहले देश से जुड़ी हुई खबरें। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लेकर गुरुवार को एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है, यानी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी की गई है। युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल की ये छूट सिर्फ पहले बरस में ही मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। ये सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर की गई। कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने में फिलहाल इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी तरह से बुलडोजर एक्शन रोक नहीं लगा सकते। याचिकाकर्ता के वकील तब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की स्थायी तकनीकी उप समिति ने गुरुवार को कोविड-19 टीकों की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को मौजूदा 9 महीने से घटाकर 6 महीने तक कम करने की सिफारिश की है। दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत एक मजबूत, एकजुट और समृद्ध आसियान का समर्थक करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि आसियान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक और आर्थिक संरचना के लिए नींव तैयार की है। सम्मेलन में यूक्रेन संकट से व्यापार, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़े प्रतिकूल असर से निपटने के रास्तों को तलाशने की उम्मीद जताई गई। भारत 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के साथ अपनी संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आसियान भारत वार्ता संबंध की शुरुआत 1992 में हुई थी, जब भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना। दिसंबर 1995 में भारत पूर्ण वार्ता भागीदार बना। विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण में हिस्सा लिया। दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण की थीम बिल्डिंग ब्रिज इन इंडो पैसिफिक है। इस मौके पर विदेश मंत्री ने भारत और आसियान के बीच वास्तव में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया।
ASEAN's role today is perhaps more important than ever before, given the geopolitical challenges and uncertainties that the world faces. India fully supports a strong, unified and prosperous ASEAN, one whose centrality in the Indo-Pacific is fully recognized. The strong convergence of the AOIP and the IPOI is a testimony to our shared vision for the region. आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग के मुद्दे पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आसियान देशों के विदेश मंत्री भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजधानी नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने इन्हें भारत के प्रेरणादायक जिले बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर के स्तर पर विस्तारित करना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने धर्मशाला HPCA स्टेडियम में किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन आज होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री ने बारामूला कैंट में सशस्त्र बलों के जवान को संबोधित करते हुए कहा कि जान देकर अपनी जमीन को बचाने का जज्बा हमारे जवानों में है और जवानों की वजह से ही आज घाटी में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक अग्रिम चौकी का दौरा किया और नियंत्रण रेखा पर भारत की तैयारियों की समीक्षा की। आप तो दुश्मनों से हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। आपका दर्जा कितना बड़ा है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और आप जिस हौसले के कारण यह सीमाओं की आप रक्षा करते हैं उस हौसले का मैं अभिनंदन करता हूं। भारत में ओमान के राजदूत के रूप में अलग कार्यकाल पूरा करने वाले शेख हमद बिन सैफ बिन अब्दुल अजीज अल रवाही ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कल हुई इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री ने ये बात कही। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। औद्योगिक प्रदूषण कम करने पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना होगा। अमेरिका की भुगतान कार्ड सेवा प्रदाता कंपनी मास्टरकार्ड को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने मास्टरकार्ड पर नए ग्राहक जोड़ने को लेकर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। इस कदम से मास्टरकार्ड को नए ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी और भारत के रुपे कार्ड से मास्टरकार्ड और वीजा जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल रही है। मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक PTE लिमिटेड को अपने नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने से रोकने के लगभग 1 साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को वैश्विक कार्ड पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। और अब खबरें राज्यों से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों में से एक आतंकवादी पिछले महीने एक महिला शिक्षक की हत्या में कथित तौर पर शामिल था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जमात इस्लामी से जुड़े आतंक वित्त पोषण मामले में बृहस्पतिवार को कश्मीर में 6 स्थानों पर तलाशी की। जम्मू कश्मीर के बारामूला, बडगाम और श्रीनगर जिलों में 6 स्थानों पर
जेईआई के पदाधिकारियों और सदस्यों के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2021-22 के दौरान सूखे से प्रभावित 2 राज्यों राजस्थान और नागालैंड को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोविड-19 और योग दिवस 2022 को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को योग दिवस से जोड़ने पर इसमें गंभीर तौर पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कथित कोयला चोरी की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक शौकत मुल्ला से पूछताछ की। उत्तर प्रदेश में बीते 2 शुक्रवार को उठी हिंसा के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार और उनका पूरा अमला अलर्ट मोड पर है। आज होने वाली नमाज के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है और साथ ही मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी संपर्क कर शांति की अपील की है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए 132 कंपनी पीएससी और 10 कंपनी सीएपीएफ की तैनात की गई है। स्कूल सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति में हुई बड़े पैमाने पर धांधली मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सीबीआई सक्रिय हो गई है। गुरुवार को कोर्ट ने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर में तलाशी अभियान चलाया। उसके बाद 2016 से 2018 के बीच नियुक्ति के समय एसएससी के सलाहकार रहे शांति प्रसाद सिन्हा के घर छापेमारी की। उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कल्याणम गांगुली के घर पहुंची। सीबीआई की टीम ने उनसे पूछताछ भी की। कानपुर में 1984 में भड़के सिख दंगे में किदवई नगर थाने में दर्ज हत्या और डकैती के मामले में एसआईटी ने 4 आरोपियों को बुधवार को घाटमपुर से गिरफ्तार कर लिया। इन चारों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28-29 जून को श्रीनगर में होगी। बैठक में कुछ प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी विचार किया जा सकता है। ये दूसरा मौका है जब जीएसटी परिषद की बैठक श्रीनगर में होगी। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 1323 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 6.69% रही। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों की संख्या 1300 से अधिक दर्ज की गई है, जबकि लगातार तीसरे दिन 1000 से अधिक नए मामले सामने आए। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में गुरुवार रात एक जर्जर मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया। हादसे के समय मकान में एक परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे। सभी मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। बाद में लोग राहत और बचाव में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला जो दमकल विभाग है उसकी 9 गाड़ियां मौके पर बुला ली गई। तुरंत मलबा हटाकर एक व्यक्ति को उसके 3 बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3.5 साल के मासूम को मृत घोषित किया गया। मृतक की शिनाख्त अमजद के रूप में हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भीषण गर्मी और लू की तपिश के बाद दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई। बारिश के साथ ही मौसम खुशनुमा हो गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 20 जून तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि अगले 5 दिन तक दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। और अब खबरें दुनिया भर से। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर बढ़ने के फैसले से मंदी की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका में महंगाई दर 4 दशक के रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसका असर पड़ा है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नीतिगत ब्याज दर में 0.75% की वृद्धि की है। इससे नीतिगत दर 1.5 से 1.75% के बीच हो गई है। वर्ष 1994 के बाद ब्याज दरों में ये अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपनी प्रमुख ब्याज दरों को 0.25% बढ़ाकर 1.25% कर दिया है। उधर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवल ने बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए हर संभव कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। यूक्रेन का लगभग 5वां हिस्सा अब रूस के नियंत्रण में है और इसी बीच फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया के नेता यूक्रेन के प्रति सामूहिक यूरोपीय समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए कीव के दौरे पर हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद ये यूक्रेन की राजधानी की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल यात्रा है। सभी नेताओं ने रूसी बलों द्वारा नरसंहार की घटनाओं पर चिंता जताई है और इसे गलत करार दिया। यूरोपीय नेताओं का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अगले सप्ताह ब्रसेल्स में एक प्रमुख यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन और मैड्रिड में 29-30 जून को नाटो शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं को 23-24 जून को इस संघ का सदस्य बनाने के यूक्रेन के अनुरोध पर विचार करना है। इसके अलावा नाटो के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन के लिए अधिक सैन्य सहायता भेजने के लिए ब्रसेल्स में बैठक की। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए अमेरिका ने बड़ी घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि वो देश के आर्थिक संकट से प्रभावित और हाशिए में धकेल दिए गए और कमजोर समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका को 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता प्रदान करेगा। उधर श्रीलंकाई प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने कहा कि श्रीलंका भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत 50,000 मीट्रिक टन चावल आयात करेगा। फ्रांस के ड्रोन हमलों में इस सप्ताह के शुरू में लगभग 40 आतंकवादी मारे गए, जो बुर्किना फासो के साथ लगती नाइजर की सीमा के पास मोटरसाइकिलों पर यात्रा कर रहे थे। फ्रांस की सेना ने गुरुवार को ये घोषणा की। एक बयान के अनुसार फ्रांसीसी सेना ने इसे अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में फ्रांस के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की दिशा में नई सामरिक सफलता करार दिया। फ्रांस ने इस आतंकवाद विरोधी अभियान को ऑपरेशन बरखाने का नाम दिया है। अमेरिका के अलाबामा राज्य में एक युवक ने चर्च में कई लोगों को गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि शूटिंग गुरुवार को वेस्टाविया हिल्स के बर्मिंघम उपनगर में सेंट स्टीफेंस एपिस्कोपल चर्च में हुई। इस घटना में एक संदिग्ध व्यक्ति की हिरासत में ले लिया गया है संदिग्ध व्यक्ति को, और पुलिस ने यह भी बताया कि स्थानीय समय के अनुसार शाम 6:22 पर एक सक्रिय शूटर की सूचना मिली और वो घटनास्थल पर पहुंचे। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कम से कम 92 अल्पसंख्यक प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया। ये सभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अल्पसंख्यक हैं। भारत ने अफगान समाज में महिलाओं को दिए भेदभावपूर्ण निम्न दर्जे पर बुधवार को चिंता व्यक्त की है, जिससे युद्धग्रस्त देश में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। भारत ने सुरक्षा परिषद से आतंकवाद के परिणाम स्वरूप महिलाओं के अधिकारों पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। फीफा ने 3 सह मेजबानों के साथ उनके पहले विश्व कप के लिए चयन की घोषणा की है, जिसमें 3 मैक्सिकन शहर और 2 कनाडा के शहर शामिल हैं। अटलांटा, मियामी, फिलाडेल्फिया, सिएटल विश्व कप साइटों में शामिल है। अमेरिका के चयन में 1994 विश्व कप में इस्तेमाल किए गए 9 स्टेडियम में से कोई भी शामिल नहीं था। नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज वडोदरा जाएंगे, वहां वो गुजरात गौरव अभियान में शामिल होंगे। साथ ही वो राज्य के लिए 21,000 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे घरों का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही वो और भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। रक्षा मंत्री आज राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों का दौरा करेंगे और सशस्त्र सेना के कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
आज राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति, लोकसभा की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक है। और प्रतिबिंब, वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि 1 जुलाई को पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा से पहले फिलहाल भगवान एकांतवास में है। जी हाँ, लेकिन लोगों में इस यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पुरी में रथ तैयार किया जा रहा है। देखते हैं ये तस्वीरें और ब्रेक से वापस लौटने के बाद बात करेंगे आज के इतिहास की। आपके सांसद में इस हफ्ते देखिए राजनीति में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाले मध्य प्रदेश की होशंगाबाद संसदीय सीट के सांसद उदय प्रताप सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उदय जी, एमएसपी का मुद्दा क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? 51-52 रुपए मसूर, 51-53 रुपए चने का एमएसपी ले गए हैं। आपके संसदीय क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में क्या प्रयास आपकी तरफ से? मोदी जी ने स्टार्टअप जॉब ओरिएंटेड जो एक प्रोग्राम इस देश में मोदी जी ने चलाया है वो अनुकरणीय है और वो ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस देश में नौजवानों को संतुष्ट कर सकता है। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को, जानते हैं कि 17 जून के दिन इतिहास में क्या खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 17 जून वर्ष 1885 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंची। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशालकाय प्रतिमा है। यह मूर्ति एक रोमन स्वतंत्रता देवी की है। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था। इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण कार्य 1870 में शुरू कर दिया गया था। इस प्रतिमा को फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। हालांकि इस परियोजना के निर्माण में फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर धन खर्च किया था। अक्टूबर वर्ष 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित किया गया। यह प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थित है, जिसे समुद्र के रास्ते आने वाले अप्रवासियों के स्वागत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और अमृता, हम बता दें कि आज मरुस्थलीकरण है और सूखे का निराकरण करने के लिए विश्व दिवस भी है। हम सभी जानते हैं कि धरती में कहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बढ़ रहे हैं तो कहीं मरुस्थल। ऐसे में इस एक्सट्रीम वेदर से निजात सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही दिला सकती है। बिल्कुल, पेड़ पौधों की बढ़ती जो हरी भरी छांव है वही दरअसल एकमात्र इलाज है। हमारे पास ओनली वन प्लैनेट है। प्रतिबिंब, इस बार की पर्यावरण की थीम भी यही थी, सिर्फ एक पृथ्वी, और इस पृथ्वी को बचाना हम सबका दायित्व है। यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं आगरे के चंद्रशेखर शर्मा, जो एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं। चलिए जानते हैं कि ये क्या कुछ कर रहे हैं अपने प्रयासों से पर्यावरण के लिए। ये है चंद्रशेखर शर्मा। इनके घर को सारे शहर में ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। शाहगंज के भोजीपुरा कॉलोनी में मौजूद
इस ग्रीन हाउस में 400 से ज्यादा प्रकार के पौधे हैं और इन्हीं पौधों की बदौलत इस घर का तापमान बाहरी तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। चंद्रशेखर जी को हमेशा बागबानी का शौक रहा है। इनके इसी शौक ने आज इस घर को गर्मी और प्रदूषण से बचा रखा है। लगभग मेरे यहाँ 400 वैरायटी हैं और 1000 से ज्यादा ही पौधे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाली हो मैंने वहाँ पौधे न लगाए हों, इंडोर से लेकर आउटडोर तक। टेम्परेचर मेरे यहाँ 5 डिग्री तक कम रहता है बाहर से, और एयर पॉल्यूशन है, जो एयर क्वालिटी है वो मेरे यहाँ शहर से बेहतर है घर के अंदर। इस ग्रीन हाउस को तैयार करने में चंद्रशेखर जी को 40 बरस से ज्यादा लगे। इस हरियाली हरे भरे माहौल में यकीनन आप भी सुकून महसूस करेंगे। 40-50 घरों में लोगों को जा के पौधे लगाए हैं, खुद उनको मैंने मैनेज किया है, और हर महीने मैं एक कार्यशाला रखता हूं और शहर के लोगों को मैं बुलाता हूं, उसमें उनको अवेयर करता हूं और लोग जागरूक हो रहे हैं, और मैं समझता हूं इसका परिणाम हमें बहुत सुखद मिलेगा। आज जब शहरीकरण के चलते जब ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, वहाँ चंद्रशेखर शर्मा का ग्रीन हाउस एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरा है। आप भी ऐसा कुछ करें, अपने पास पड़ोस को भी हरी रंगत दें, अच्छा होगा। और हेलो इंडिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं योग दिवस की तैयारियों की तस्वीरों के साथ। दरअसल जैसे जैसे 21 जून नजदीक आ रहा है, लोगों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, और इसी सिलसिले में दक्षिणी रेलवे के कर्मचारियों ने चेन्नई में रेलवे स्टेशन के सामने योग किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी हाँ, और हमारा ये कार्यक्रम आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारी आईडी को फॉलो करके अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए ये सुंदर तस्वीरें, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।